हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एडुसेट के टेलीकास्ट में। मैं कुशागर शर्मा, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल बराड़ा से। और आज हम लोग आपके सामने लेकर आए हैं क्लास 11th का चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट 3, एंथैल्पी चेंज एंड हेस लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हेस लॉ के न्यूमेरिकल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, और आप लोग सभी इनको बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से इस लेक्चर को देखें और समझने की कोशिश करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन यानी कि जब एक केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट उस रिएक्शन से या तो उस रिएक्शन के अंदर एब्जॉर्ब होती है और या उस रिएक्शन से रिलीज होती है। उस केमिकल रिएक्शन के इन बिटवीन जब वो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस कर रही है, और उसी को ही हम रिएक्शन की एंथैल्पी का नाम देते हैं या एंथैल्पी चेंज का नाम देते हैं। यानी कि रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है तो या तो वो रिएक्टेंट हीट को एब्जॉर्ब करता है या वो रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट बनाता है तो हीट को रिलीज करता है। और इसी एनर्जी चेंज को, इसी एंथैल्पी चेंज को, इसी चेंज को हम लोग रिएक्शन की एंथैल्पी कहते हैं। और इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? डेल्टा आर एच से हम इसको डिनोट करते हैं। दिस इज नोन एज एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन। एंथैल्पी चेंज बेसिकली हम लोग किस तरह से लिखते, किस तरह हैं? जो भी प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट की जितनी भी जो भी प्रोडक्ट्स हमारे पास जिस भी स्टेट के अंदर प्रेजेंट होगा, उन सभी स्टेट्स के अंदर उनकी सभी एंथैल्पीज को हम लोग ऐड करेंगे। यानी कि सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट। जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे उन रिएक्टेंट्स की एंथैल्पीज को हम प्रोडक्ट की एंथैल्पीज में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जो हमारे पास चेंज आएगा उस चेंज को हम पर्टिकुलरली बोलते हैं एंथैल्पी चेंज। ठीक है, एंथैल्पी चेंज। इसको डिनोट कैसे करना है? आपके पास गिवन है, डिनोशन आपके पास गिवन है। यहां पर हमारे पास डेल्टा आर एच, डेल्टा एच बेसिकली एंथैल्पी चेंज हम इसको बोलते हैं। ये समेशन का साइन है, समेशन ऑफ डेल्टा आर एच ऑफ प्रोडक्ट्स, जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे, माइनस जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे उनके समेशन के बराबर हमारे पास होगा। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट को हम माइनस करेंगे, तो एंथैल्पी चेंज हमारे पास आ जाएगा। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल के तौर पे एक रिएक्शन गिवन है। रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्या है? मिथेन CH4 जो कि गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है जो कि गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन हमारे पास हो रही है, जो भी दोनों एक गैसियस है और वाटर इज लिक्विड। अब हमने इसके अंदर एंथैल्पी चेंज बताना है कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है, इसकी एंथैल्पी चेंज क्या है। तो जब हम इसका एंथैल्पी चेंज बताएंगे तो प्रोडक्ट की एंथैल्पी चेंज, यानी कि सबसे पहले एंथैल्पी चेंज हम लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का, प्लस जैसे वाटर के लिए हमारे पास गिवन 2 मोल्स हैं, तो हम लोग लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा आर एच ऑफ वाटर, माइनस मिथेन डेल्टा आर एच ऑफ मिथेन, माइनस यहां पर भी 2 मोल हैं तो हम लोग क्या करेंगे? -2 इंटू मल्टीप्लाई बाय डेल्टा आर एच ऑफ ऑक्सीजन। एंथैल्पी चेंज इज अ वेरी यूजफुल क्वांटिटी। जो द नॉलेज ऑफ दिस क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड व्हेन वन नीड्स टू प्लान द हीटिंग और कूलिंग रिक्वायर्ड टू मेंटेन एन इंडस्ट्रियल केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसका मतलब है कि जो एंथैल्पी चेंज है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, और इसकी नॉलेज से हम लोग किसी भी इंडस्ट्रियल केमिकल रिएक्शन में हम लोग चेंज को बता सकते हैं कि हमारे पास कोई रिएक्शन के अंदर कितनी हीटिंग होगी या कितनी कूलिंग रिक्वायर्ड होगी, तो उसके बेसिस पे हम उसका एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करके हम लोग बता सकते हैं। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंथैल्पी चेंज अगर हमें किसी रिएक्शन का पता है तो हम काफी सारी चीजें उसकी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये गिवन है एक रिएक्शन, तो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे पास है, हाइड्रोजन प्लस हाफ ऑक्सीजन पर्टिकुलरली
हम लोगों के पास है और इससे वाटर की फॉर्मेशन हो रही है, तो ये जो डेल्टा एच है दिस इज -285.8 किलो जूल पर मोल। अगर मैं इस रिएक्शन को रिवर्स कर देता हूं, जैसे वाटर से हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इसका जो डेल्टा एच है वो है +285.8 किलो जूल पर मोल। यानी कि अगर हम रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो डेल्टा एच का जो साइन है, जो एंथैल्पी चेंज का साइन है, वो रिवर्स हो जाता है। तो एंथैल्पी बेसिकली जब हम हीट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, एंथैल्पी चेंज की बात करते हैं, तो हमारे पास दो तरह की बातें आती हैं। एक तो है हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक है हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर किसी रिएक्शन में हीट जो है, एनर्जी जो है, हीट एनर्जी अगर रिलीज हो रही है, अगर कोई रिएक्शन हीट को रिलीज कर रहा है, तो वो रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जैसे कि हमारे पास ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और अगर हमारे पास कोई रिएक्शन के अंदर जो हीट एनर्जी है वो एब्जॉर्ब हो रही है, तो वो हमारे पास एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अगर हम किसी रिएक्शन के अंदर इसकी जो हीट हमारे पास है, उस हीट को अगर हम किसी रिएक्शन को के अंदर मेंशन करते हैं, तो इन रिएक्शंस को हम बेसिकली थर्मोकेमिकल रिएक्शंस का नाम देते हैं। तो अगर हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के साथ साथ हम हीट को भी मेंशन कर दें कि हीट कितनी रिलीज हुई या कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है, तो हम उन रिएक्शंस को थर्मोकेमिकल रिएक्शंस का नाम देते हैं। ठीक है, थर्मोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं हम। तो ये हमारे पास था पर्टिकुलरली एंथैल्पी चेंज के बारे में। तो एंथैल्पी चेंज हमें ये बताता है कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हुई या कितनी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हुई, उसके बारे में हमें ये क्लियर करता है। किन फैक्टर्स के ऊपर एंथैल्पी चेंज डिपेंड करता है, अब हम ये उन फैक्टर्स को एक बार रीड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वांटिटीज ऑफ रिएक्टेंट इन्वॉल्व के ऊपर डिपेंड करता है। मान लिया जाए हमारे पास जो भी इन रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हैं, अगर उसमें 2 मोल इन्वॉल्व हैं, 3 मोल इन्वॉल्व हैं, 4 मोल इन्वॉल्व हैं, तो जितने मोल ज्यादा से ज्यादा होंगे, यानी कि अगर हम क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट को डबल कर देंगे, तो क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट को डबल करेंगे तो हीट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगा। ठीक है, अगर हम क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट को बढ़ाएंगे तो हीट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। तो क्वांटिटी के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट को इंक्रीज करते हैं, तो जो एंथैल्पी चेंज है वो भी इंक्रीज हो जाएगा एंड वाइस वर्सा। ठीक है, एंथैल्पी चेंज भी इंक्रीज हो जाएगा, आप लोगों ने याद रखना है। सेकंड, हमारे पास फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है एंथैल्पी चेंज। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिन रिएक्शंस के अंदर लाइक हम वाटर की फॉर्मेशन अगर हम देखें, तो वाटर की फॉर्मेशन हमारे पास क्या है, अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर बनाते हैं, तो एक बार वाटर का जो फिजिकल स्टेट है हमने वो बनाया, लिक्विड स्टेट के अंदर वाटर की फॉर्मेशन हुई। और एक बार जो वाटर की फॉर्मेशन हुई है वो हमारे पास गैसियस स्टेट में हुई है। तो अगर लिक्विड स्टेट का हम डेल्टा एच चेक करें, तो इसका जो लिक्विड स्टेट का डेल्टा एच है वो आएगा -285.8 किलो जूल पर मोल। यानी कि 1 मोल वाटर लिक्विड फॉर्म बनाने के लिए हमें -285.8 यानी कि 285.8 किलो जूल ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज हुई। बट अगर वही गैसियस फॉर्म अगर हमें बनाना हो, तो उसके लिए 241.8 किलो जूल पर मोल इन जो एनर्जी है वो रिलीज हुई। तो सिंस बेसिकली जो गैस से लिक्विड, गैस और लिक्विड के अंदर जो जितनी एनर्जी का फर्क है दैट इज नोन एज लेटेंट हीट। तो जो लेटेंट हीट का फर्क है एक स्टेट चेंज करने के लिए, वही हमारे पास एंथैल्पी चेंज के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो एंथैल्पी चेंज फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के ऊपर भी डिपेंड करती है। नेक्स्ट हमारे पास है एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन। एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन के अंदर क्या है कि जैसे कार्बन के अंदर है, तो अगर कार्बन की एक एलोट्रोपिक फॉर्म ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है, एक दूसरी एलोट्रोपिक फॉर्म ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है। लेट इट बी, ये जो फर्स्ट वाली है वो डायमंड है कार्बन का एलोट्रोप, और सेकेंड वाला जो है वो कार्बन का एलोट्रोप वो है ग्रेफाइट। तो अगर हमारे पास दोनों अलग अलग हैं, तो इस केस में जो डेल्टा एच है वो है -395.4, और इस केस में जो डेल्टा एच है वो है -393.5 किलो जूल पर मोल। अगर एलोट्रॉप हमारे पास डिफरेंट होगा तो एंथैल्पी चेंज भी उसके अंदर डिफरेंट ही होगा। तो ये हमारे पास 3 फैक्टर्स थे जो इस पेज पर थे। पहला फैक्टर है क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट इन्वॉल्व,
क्वांटिटी अगर इंक्रीज करेंगे तो एंथैल्पी चेंज भी इंक्रीज कर जाएगा, अगर क्वांटिटी को डबल करेंगे तो एंथैल्पीज भी डबल हो जाएंगी। अगर हमारे पास फिजिकल स्टेट के ऊपर भी डिपेंड करता है एंथैल्पी चेंज, एलोट्रॉपिक मॉडिफिकेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हीट चेंज जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। कुछ सॉल्यूशन ऐसे होंगे जो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होंगे, और कुछ सॉल्यूशन ऐसे होंगे जो डाइल्यूट फॉर्म में होंगे। तो जो भी हमारे पास डाइल्यूट फॉर्म में होगा, डाइल्यूट फॉर्म में जो हीट चेंज होगा वो नेचुरली थोड़ा सा हमारे पास लेसर अमाउंट होगा, और जो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होगा वो हमारे पास मोर अमाउंट होगा, बिकॉज कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में जो बॉन्ड्स होते हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हमारे पास होते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर भी जो एंथैल्पी चेंज है वो डिपेंड करता है। सिमिलरली टेम्परेचर हमारे पास नेक्स्ट फैक्टर है। टेम्परेचर के ऊपर भी एंथैल्पी चेंज हीट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। ठीक है, तो एंथैल्पी चेंज को हम लोग जब भी जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज है उसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं 298 केल्विन पर। बट अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो टेम्परेचर ज्यादा होने के साथ साथ जो एंथैल्पी का चेंज है वो भी हमारे पास इफेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कंडीशंस ऑफ कांस्टेंट प्रेशर एंड और कांस्टेंट वॉल्यूम। जब किसी रिएक्शन कोई रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट वॉल्यूम पर टेक्स प्लेस करती है तो एंथैल्पी चेंज हमारे पास उसी हिसाब से वेरी करता है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये भी बात याद रखनी है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। जैसे हमने एक एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पढ़ा, एक हमारे पास है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, डेल्टा आर एच, और यहां पर हम लिख देते हैं नॉट। दिस इज नॉट रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड कंडीशंस को रिप्रेजेंट करता है। ये डेल्टा एच नॉट भी लिख देते हैं या डेल्टा आर एच नॉट। ठीक है, अब ये डेल्टा एच नॉट क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये एंथैल्पी चेंज है जब सभी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को हम स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर ही कंसीडर करते हैं। तो हम जब स्टैंडर्ड स्टेट्स के अंदर ही कंसीडर करते हैं तब हम उस रिएक्शन के अंदर जितना एंथैल्पी चेंज होता है हम उसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का नाम देते हैं। जो भी हमारे पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होती है उसके अंदर जो प्रेशर होता है दैट इज 1 एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर इज 298 केल्विन। ठीक है, तो अब हमारे पास एक और नेक्स्ट टर्म है, हम इसको भी रीड आउट करते हैं, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। अब हमारे पास है एंथैल्पी ऑफ कंबशन। एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या है, द एंथैल्पी चेंज दैट इज हीट चेंज, बेसिकली द एंथैल्पी चेंज और हीट चेंज when 1 mole of substance is completely burned in excess of oxygen or air, उसको हम एंथैल्पी ऑफ कंबशन कहेंगे। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, डेल्टा सी एच से। जैसे हमारे पास ये कार्बन है, कार्बन का हमने 1 मोल सब्सटेंस लिया और उसको ऑक्सीजन के साथ हमने बर्न किया, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने बर्न किया, और वो जो कार्बन का 1 मोल था वो पूरा कंप्लीटली बर्न हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो गई। जितना अमाउंट ऑफ हीट चेंज हुआ 1 मोल कार्बन को बर्न करने के लिए उसको हम एंथैल्पी ऑफ कंबशन कहेंगे, जो कि हमारे पास है -393.5, यानी कि 393.5 किलो जूल एनर्जी इससे रिलीज हुई। इसी तरह कंबशन ऑफ मीथेन के बारे में है, मीथेन का हमने 1 मोल लिया, उसको एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन हुई। इसका जो एंथैल्पी चेंज है वो है -890.3 किलो जूल। कंबशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन की हमने कंबशन की 1 मोल की और इससे हमारे पास -3268 किलो जूल ऑफ एनर्जी रिलीज हुई। कंबशन ऑफ इथाइल अल्कोहल, इसकी इथाइल अल्कोहल की कंबशन से हमें मिला -1367.4। तो 1 मोल सब्सटेंस को कंप्लीटली बर्न करने में एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई उसको हम एंथैल्पी ऑफ कंबशन का नाम देंगे। अब हमारे पास बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास इस चैप्टर का टॉपिक है वो हमारे पास आता है, द टॉपिक नेम इज हेस लॉ। ठीक है, हेस लॉ ये हमें क्या कहता है, सबसे पहली बात इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़नी है। ये कहता है कि द एंथैल्पी चेंज और हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन इज द सेम वेदर द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 1 स्टेप और इन अ नंबर ऑफ स्टेप्स। दैट इज, अब जैसे हमारे पास ये ए है, हम ए लेते हैं, एक रिएक्टेंट है और हमारे पास ए से बी हमारे पास एक प्रोडक्ट बनता है। तो एक रिएक्टेंट है, ये ए रिएक्टेंट है,
ए रिएक्टेंट से बी प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्मेशन हो रहा है, हम कह रहे हैं ये एक स्टेप के अंदर टेक्स प्लेस कर सकता है, तो इसका हमारे पास है डेल्टा H1। डेल्टा H1 इज द एंथैल्पी चेंज। जब ए से बी बनता है तो डेल्टा H1 अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज होती है, जो कि ए से बी बनने में हेल्प करती है। अब ए से बी बनने का एक और रास्ता है, पहले ए से सी बन सकता है, फिर सी से डी बन सकता है, डी से ई बन सकता है, और ई से बी बन सकता है। लेट इट बी। इसका जो डेल्टा एच है, हम लोग इसके डेल्टा एच को लिखते हैं, इसका जो डेल्टा एच है वो है डेल्टा H2, इसका जो डेल्टा एच है वो डेल्टा H3, इसका जो डेल्टा एच है वो डेल्टा H4, इसका जो डेल्टा एच है वो डेल्टा H5। तो हेस लॉ कहता है कि चाहे तो जो रिएक्शन है वो एक स्टेप के अंदर टेक्स प्लेस कर रही है, यानी कि डेल्टा H1, और चाहे वो मल्टीपल स्टेप्स के अंदर टेक्स प्लेस कर रही है, डेल्टा H2, डेल्टा H3, डेल्टा H4, डेल्टा H5। चाहे रिएक्शन एक स्टेप के अंदर टेक्स प्लेस कर रही है और चाहे मल्टीपल स्टेप्स के अंदर टेक्स प्लेस कर रही है, जो एंथैल्पी चेंज है वो बराबर रहेगा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे रिएक्शन एक स्टेप के अंदर टेक्स प्लेस कर रही है, चाहे मल्टीपल स्टेप्स के अंदर टेक्स प्लेस कर रही है। जो एंथैल्पी चेंज है, जो एंथैल्पी चेंज है वो बराबर रहेगा, जो टोटल अमाउंट है हीट चेंज वो हमेशा बराबर रहेगा। यानी कि डेल्टा H1 एक स्टेप का था ए से बी का, और ए से सी, सी से डी, डी से ई, ई से बी, डेल्टा H2, H3, H4, H5। डेल्टा H1 इज ऑलवेज इक्वल टू डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4 प्लस डेल्टा H5। दिस इज नोन एज हेस लॉ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेस लॉ हमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में, जो थर्मोडायनेमिक रिएक्शंस हैं उनको परफॉर्म करने में हमें हेल्प करता है। तो सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से आनी चाहिए। द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी या हीट evolved or absorbed in a reaction is same whether the reaction takes place in one step or in a number of steps। और यहाँ पर लिखा हुआ है the total and the enthalpy change, total enthalpy change, heat evolved or absorbed in a particular reaction is same whether the reaction takes place in one step और इन अ नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है, चाहे कितने मर्जी स्टेप्स के अंदर वो रिएक्शन टेक्स प्लेस हो, तो जो एंथैल्पी चेंज है वो बराबर ही रहेगा। जैसे इसका एक इलस्ट्रेशन यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ए से बी बन रहा है, तो ए से जो बी बन रहा है, तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर ये पाथ 1 है, तो पाथ 1 में इसका डेल्टा H है, ये ए से सी और सी से बी, इसका डेल्टा H1 है, और यहाँ पर है डेल्टा H2, ये पाथ 2 है। ये पाथ 1 है, पहला रास्ता, ये दूसरा रास्ता है। दूसरे रास्ते में 2 स्टेप है, पहले रास्ते में 1 स्टेप है। तो जो डेल्टा H है वो किसके बराबर है, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। जैसे ए से बी बन रहा है, हमने लिखा पहले पाथ में इसकी वैल्यू लिखी Q, और दूसरे पाथ में 2 स्टेप हैं, एक लिखा Q1, एक लिखा Q2। तो Q किसके बराबर है, अमाउंट ऑफ हीट चेंज किसके बराबर है, Q1 और Q2 का ऐड करके। तो ये इलस्ट्रेशन है हेस लॉ की, हम इस तरह से इसको इलस्ट्रेट करते हैं हेस लॉ को। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। इलस्ट्रेशन ऑफ हेस लॉ के अंदर हम विद एग्जांपल भी इसको रीड आउट करते हैं। तो विद एग्जांपल जब हम इसको रीड आउट करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास है, हम इसको हेस लॉ को एक एग्जांपल से भी समझते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, तो एक हेस लॉ की इलस्ट्रेशन है ये, लेट अस इलस्ट्रेट द लॉ बाय कंसीडरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन को हम लोग समझते हैं फ्रॉम कार्बन एंड ऑक्सीजन, और हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो भी हम लोग समझते हैं। अब ये कार्बन और ऑक्सीजन से हम लोग बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में। कैसे, कार्बन और ऑक्सीजन को जब हम ऐड करेंगे, कार्बन को एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन से, तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है। ये पाथ है हमारा, पाथ 1 है। इसका जो डेल्टा H है, एंथैल्पी चेंज है, वो है -393.5 किलो जूल। अब पार्ट 2 क्या है, सबसे पहले हम कार्बन में हाफ मोल ऑक्सीजन का ऐड कर रहे हैं। देखो पाथ 1 अलग है, पाथ 1 सिर्फ एक ही स्टेप है, पार्ट 2 के अंदर 2 स्टेप्स इंक्लूडेड हैं। पार्ट 2 के अंदर 2 स्टेप्स इंक्लूडेड है, ये है स्टेप नंबर 1 और ये है स्टेप नंबर 2। हमने इसमें क्या किया, हाफ मोल ऑक्सीजन का पहले ऐड किया। जब हाफ मोल ऑक्सीजन का ऐड किया तो कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई। इसका जो डेल्टा H है वो है -110.5 किलो जूल। सेकेंड पार्ट में जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसमें अगेन हाफ मोल ऑक्सीजन का ऐड हुआ।
इससे बना कार्बन डाइऑक्साइड, इसका जो डेल्टा H2 है वो है -283.0 किलो जूल। अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो दोनों को ऐड करने से हमारे पास अल्टीमेटली जो बनेगा वो पाथ 1 ही बनेगा। तो पाथ 1 जो है वो पाथ 2 के बराबर है, यानी कि पाथ 1 का जो डेल्टा एच आर एच नॉट है वो हमारे पास डेल्टा आर एच वन प्लस डेल्टा आर एच टू के बराबर है। तो एंथैल्पी चेंज चाहे रिएक्शन एक स्टेप में टेक्स प्लेस कर रही है और चाहे रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में टेक्स प्लेस कर रही है, ठीक है, मल्टीपल स्टेप्स में टेक्स प्लेस कर रही है, तो जो एंथैल्पी चेंज है वो सेम ही रहता है। तो ये हमने एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश की। ये देखिए हमारे पास यहाँ पर इसको और आगे भी एक्सप्लेन किया हुआ, डेल्टा एच जो है वो डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू के बराबर है। कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बना एक ही स्टेप के अंदर डेल्टा एच, कार्बन से पहले कार्बन मोनोऑक्साइड बना डेल्टा एच वन, कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बना डेल्टा एच टू। तो जो डेल्टा एच है वो डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू के बराबर है, ठीक है। दिस इज द इलस्ट्रेशन ऑफ हेस लॉ। अब हम इसका न्यूमेरिकल करते हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंटली करना भी है। तो हमारे पास ये न्यूमेरिकल है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग इसको रीड आउट करते हैं। अब क्वेश्चन क्या गिवन है, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन। सबसे पहले स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है और उसका आंसर हमने देखना है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन। अब इथेन किससे बनता है, इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H6 इज इथेन। अब इथेन किससे बनेगा, अगर आपको ध्यान हो तो इथेन किससे बन सकता है, कार्बन से बन सकता है और कार्बन के साथ हाइड्रोजन से बन सकता है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 6, तो हमें यहाँ पर इसके 3 मोल्स गिवन लेने होंगे और कार्बन हमारे पास यहाँ पर गिवन होगा 2 कार्बन के मोल्स हमें लेने होंगे। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम लोग कर रहे हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में 2 मोल कार्बन प्लस 3 मोल हाइड्रोजन से C2H6 की फॉर्मेशन हो गई। इसका हमने डेल्टा H कैलकुलेट करना है, ठीक है, डेल्टा आर एच या डेल्टा एच फॉर्मेशन हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हमें बनाना है और हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है 3 इक्वेशंस, गिवन है इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो कार्बन में ऑक्सीजन ऐड किया, कार्बन की कंबशन है ये, तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई, डेल्टा एच हमारे पास है -393.5। सेकेंड इक्वेशन में हाइड्रोजन में हाफ मोल ऑक्सीजन ऐड किया तो वाटर की फॉर्मेशन हुई, डेल्टा आर एच है -285.8। थर्ड में इथेन में हमने 7/2 ऑक्सीजन ऐड किया, 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 3 मोल वाटर, डेल्टा आर एच है हमारे पास -1560 किलो जूल पर मोल, ठीक है, सभी पर मोल है हमारे पास। हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है, इथेन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमें कैलकुलेट करनी है। अब हम किस तरह से इसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को कैलकुलेट करेंगे, अब आप ध्यान से देखिए। अगर हमारे पास हमें इक्वेशन के अंदर जो हमें चाहिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में, वहां पर हमारे पास 2 मोल्स ऑफ कार्बन की हमें जरूरत है, तो हमारे पास जो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 है, अगर हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर हमें डेल्टा एच फॉर्मेशन में 3 मोल हाइड्रोजन की जरूरत है, तो इक्वेशन 2 को, जो इक्वेशन 2 है उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर हमें इथेन की जरूरत है, पर इथेन की जरूरत हमें है प्रोडक्ट साइड पे, और गिवन रिएक्शंस में जो इथेन है वो है रिएक्टेंट साइड पे। हम जो और मोल्स हमें एक ही मोल चाहिए, इथेन का एक ही मोल हमारे पास गिवन है। थर्ड इक्वेशन को हम लोग इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, इक्वेशन 3 को हम सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी कि इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें और इक्वेशन 3 को हम सब्ट्रैक्ट कर दें। तो हम जो अगर हम ये करते हैं तो हम इसको करने से हमारे पास जो ये इक्वेशन है वो इक्वेशन हम लोग ऑब्टेन कर लेंगे। किस तरह से, देखिए जरा आप लोग, हमारे पास है पहले इक्वेशन नंबर 2, पहले हम इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 कार्बन प्लस 2O2 एरो 2CO2, दूसरा 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्लस 3/2O2 प्लस 3 मोल ऑफ वाटर, तीसरा
हमारे पास हम थर्ड इक्वेशन को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास -2C2H6 -7/2O2 -2CO2 -3H2O, 3H2O कैंसल, 2CO2 कैंसल, O2 + 3/2O2, और हमारे पास ये 7/2O2, दिस इज आल्सो कैंसल्ड आउट। 2 2 4 4 और 3, 7/2O2 -7/2O2। जो इक्वेशन बचता है हमारे पास, वो इक्वेशन हमारे पास बचेगा 2 मोल ऑफ कार्बन प्लस 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, इससे बना C2H6। अब जैसा हमने इक्वेशन के साथ किया वैसा ही हम उसकी उनकी वैल्यूज के साथ भी हम ऐसे ही करेंगे, यानी कि इसको हम लोग इक्वेशन को, ये जो डेल्टा एच है और ये जो डेल्टा एच है और ये जो डेल्टा एच है, हम इसके साथ भी ऐसे ही करेंगे। क्या हम फर्स्ट वाले डेल्टा एच को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, सेकंड वाले डेल्टा एच को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और थर्ड वाला जो डेल्टा एच है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग ये देखते हैं अभी करके। हमारे पास है सबसे पहले 2 इंटू वैल्यू है -393.5, -393.5 प्लस 3 इंटू वैल्यू है -285.8, -285.8, और माइनस करेंगे हम, वैल्यू है -1560, -1560। तो ये हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 393.5, ये हमारे पास आएगा -787। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 285.8, आएगा हमारे पास -857.4, माइनस माइनस हमारे पास ये प्लस हो जाएगा, ये होगा +1560। हम इन दोनों को ऐड करते हैं, 787, 787 प्लस हम ऐड करते हैं 857.4, ये हमारे पास आएगा -1644.4 प्लस 1560। हम इसमें से 1560 माइनस करते हैं तो हमारे पास ये आता है 84 माइनस का 84.4 किलो जूल पर मोल। हमारे पास 84.4 किलो जूल हमारे पास जो एनर्जी है, वो डेल्टा एच फॉर्मेशन जो है वो इस इक्वेशन की हमें ऑब्टेन हुई। तो जो आंसर है हमारा इसका, जो डेल्टा एच फॉर्मेशन है वो हमारे पास होगा -84.4 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इस तरह से इसको करना है, इन क्वेश्चंस को हमने इस तरह से हम लोगों ने करना होता है। ठीक है, अभी हम और भी 2 न्यूमेरिकल्स और करेंगे हम लोग। आप लोग एक बार जल्दी से इस न्यूमेरिकल को देखिए और हम लोग 2 न्यूमेरिकल और करेंगे। सेकंड न्यूमेरिकल है हमारे पास, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास ये है, एक बार आप लोग ट्राई करिए जल्दी से। तो हमारे पास आज का सेकंड क्वेश्चन है, वो हम लोग करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। तो सेकंड क्वेश्चन बेसिकली हमारे पास है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल हमने बनाना है। तो हमने क्या बनाना है, हमने बनाना है मिथेनॉल। मिथेनॉल हमारे पास होता है CH3OH। अब ये CH3OH किस किस एलिमेंट से बनेगा? कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन चाहिए हमें ½ मोल, और हाइड्रोजन चाहिए हमें 2 मोल्स, और कार्बन हमारे पास 1 ही मोल। ये सॉलिड, और हाइड्रोजन हमें चाहिए गैसियस फॉर्म में, ऑक्सीजन भी हमें चाहिए गैसियस फॉर्म में, और मिथेनॉल हमें चाहिए लिक्विड फॉर्म में। हमें इसका डेल्टा एच यानी कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमें कैलकुलेट करना है। और हमें कुछ गिवन है, जैसे हमारे पास फर्स्ट गिवन क्या है, गिवन फर्स्ट क्या है कि मिथेनॉल जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबशन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन करता है। इसका जो डेल्टा एच है वो हमारे पास गिवन है -726 किलो जूल पर मोल। सेकेंड हमारे पास गिवन है कार्बन की कंबशन
ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, इसका जो डेल्टा एच है वो हमारे पास है -393 किलो जूल पर मोल। और थर्ड हमारे पास गिवन है, थर्ड इक्वेशन में वो हाइड्रोजन की कंबशन है ऑक्सीजन के साथ, और वाटर की फॉर्मेशन है, डेल्टा एच है हमारे पास 286.0 किलो जूल पर मोल। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, और ये इक्वेशन नंबर 3 है। और इन तीनों इक्वेशन से मिलकर हमने इस इक्वेशन को फॉर्मेट करना है, इस इक्वेशन को हम लोगों ने बनाना है, जो हमारा आंसर हम लोगों को चाहिए, ये इक्वेशन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले आंसर वाली इक्वेशन में देखेंगे, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है इसमें कार्बन हमें 1 मोल चाहिए, तो हम इक्वेशन नंबर सेकंड को एज सच यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाइड्रोजन हमें 2 मोल चाहिए, यहाँ पर एक गिवन हमारे पास 1 मोल है, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, इक्वेशन नंबर जो थर्ड है, इस इक्वेशन नंबर थर्ड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और देन हमारे पास मिथेनॉल हमें राइट साइड पे चाहिए, बट फर्स्ट इक्वेशन में वो लेफ्ट साइड पे है। फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग, मोल्स हमारे बराबर हैं, फर्स्ट इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम इसको देखें भी, सॉल्व करके देखें, तो हमारे पास क्या बनेगा। सबसे पहले सेकंड इक्वेशन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्लस थर्ड इक्वेशन, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। फिर फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, -CH3OH -3/2O2 एरो, हमारे पास ये आ गया CO2 प्लस 2 वाटर और -CO2 -2 वाटर। CO2 कैंसल, वाटर वाटर कैंसल, हमारे पास ये है O2 और O2 2O2, और यहाँ पर हमारे पास है 2O2 -3/2O2। ये हमारे पास बचेगा जो, वो बचेगा 1/2O2 हमारे पास फॉर्मेशन अब बच जाएगा, और मिथेनॉल को हम इधर ले आएंगे, तो हमारे पास इक्वेशन जो है वो हमारे पास बन जाएगी C+2H2 प्लस हाफ O2, जो कि हम लोग चाह रहे थे, वो हमारे पास इक्वेशन की फॉर्मेशन हो जाती है। अब जैसा हमने यहां पर किया, बिल्कुल वैसा ही हम लोग इनकी एंथैल्पीज के लिए करेंगे। सबसे पहले हम दोबारा लिख लेते हैं एक बार, इक्वेशन नंबर 2 को हम लोगों ने एज सच लिया, इक्वेशन 3 को हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई किया, और इक्वेशन 1 को हमने सब्ट्रैक्ट किया। तो इक्वेशन 2 क्या है, सबसे पहले देखिए इक्वेशन 2 के बारे में। इक्वेशन 2 का डेल्टा एच क्या है, -393। तो इक्वेशन 2 का डेल्टा एच है -393, तो -393 प्लस ट्वाइस ऑफ इक्वेशन 3 का डेल्टा एच है -286, तो हम लोगों ने इसको किया -286, और माइनस किया इसमें से इक्वेशन 1 का डेल्टा एच -726, तो हमने ये सब्ट्रैक्ट कर दिया -726। इसको सॉल्व करते हैं जी हम लोग, तो इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास है -393 और -572, माइनस माइनस हमारे पास प्लस है, +726। इसको सॉल्व करते हैं, 393 और 572 को हम माइनस में ऐड करेंगे, तो ये बन जाएगा -965 प्लस 726। हम इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है -239 किलो जूल पर मोल। ये हमारा आंसर है। ये हमने ये कैलकुलेट किया, एंथैल्पी ऑफ, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल को हम लोगों ने कैलकुलेट किया। तो जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल है वो हमारे पास आता है -239 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं, ये थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हम लोग इसको परफॉर्म करते हैं। हमारे पास है, हमें कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, कैलकुलेट करना है हमें। इक्वेशन गिवन है जो हमें कैलकुलेट करनी है, 6 कार्बन प्लस 3 हाइड्रोजन इट फॉर्म C6H6, और हमें क्या क्या गिवन है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। अब हमें गिवन क्या क्या है हम लोगों ने ये ध्यान से देखना है। सबसे पहला क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन,
यानी कि C6H6 को हमने ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किया एंड इट विल फॉर्म CO2 प्लस वाटर, CO2 प्लस वाटर ही बनेगा। तो 6CO2 प्लस 3 वाटर, और 6 2 12 और 3 15/2 O2 हमारे पास। इसका जो डेल्टा H है वो गिवन है हमें -3266 किलो जूल। ठीक है, नेक्स्ट हमें है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि C+O2, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन से ही बनेगा। इसका जो डेल्टा H है वो हमें गिवन है -393.1, और वाटर का जो है हाइड्रोजन प्लस हाफ O2 इट विल फॉर्म H2O। इसका जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो है -286 किलो जूल पर मोल। ये सारे किलो जूल्स में है। ठीक है, और इनकी इक्वेशंस, इनकी जो स्टेट्स हैं हमने वो भी मेंशन कर लेनी है। ठीक है, जैसे ये हमारे पास लिक्विड है, ये हमारे पास गैसियस है, ये गैसियस है, ये लिक्विड है। इस तरह से हमने सभी की स्टेट्स मेंशन कर लेनी है। ये सॉलिड है, ये गैसियस है, ये लिक्विड है। इसी तरह ये सॉलिड है, ये गैसियस है, ये गैसियस है, ये गैसियस है, ये भी गैसियस है, और ये लिक्विड है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास ये जो इक्वेशंस हैं, हमें इस इक्वेशन को बनाना है, और ये हमें गिवन है। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, और ये इक्वेशन नंबर 3 है। तो हम कैसे बनाएंगे? हमें 6 कार्बन चाहिए फर्स्ट इक्वेशन में, तो हम 6 कार्बन चाहिए। तो हमारे पास कार्बन जो है वो सेकंड इक्वेशन में है, तो हम क्या करेंगे, जो सेकंड इक्वेशन है, इक्वेशन सेकंड को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। सेकंड इक्वेशन को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया 6 से। अब हमें जो गिवन, जो हमें इक्वेशन रिक्वायर्ड है उसमें 3 मोल चाहिए हाइड्रोजन के। थर्ड इक्वेशन में हाइड्रोजन है। थर्ड इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन जो है थर्ड, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। नेक्स्ट हमारे पास है, हमें चाहिए बेंजीन, और बेंजीन फर्स्ट इक्वेशन में लेफ्ट साइड पे है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, हम इनके डेल्टा एच के साथ ऐसा ही करते हैं। इक्वेशन सेकंड का जो डेल्टा एच है वो है -393.1। तो 6 मल्टीप्लाई बाय -393.1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 286 -286, और -3266 किलो जूल पर मोल जो हमारे पास है। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आया, 6 को 393.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस कम्स आउट टू बी -2358.6। नेक्स्ट हमारे पास 286 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस कम्स आउट टू बी 858, और प्लस करेंगे हम 3266। हम दोनों को, फर्स्ट वाले दोनों जो क्वांटिटीज हैं उनको ऐड अप करते हैं। सिंस माइनस माइनस का साइन है तो दोनों ऐड अप हो जाएंगी, एंड इट कम्स आउट टू बी -3216.6 प्लस 3266, and it comes out to be plus 49.4 49.4 kilojoule per mole. This is the answer. This is the enthalpy of formation of benzene. This is the enthalpy of formation of benzene, 49.4 किलोजूल पर मोल। ठीक है, तो ये हेस लॉ है। हेस लॉ हमें यही बताता है कि जो रिएक्शन है, चाहे वो रिएक्शन एक स्टेप में टेक्स प्लेस कर रही है, चाहे वो मल्टीपल स्टेप्स में टेक्स प्लेस कर रही है, उसका जो एंथैल्पी चेंज है वो सेम रहेगा, उसके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस किए एंथैल्पी चेंज के, और विद द हेल्प ऑफ हेस लॉ आप लोगों ने तीनों क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करना है। ये तीनों क्वेश्चंस एनसीईआरटी के हैं, और इन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को आपने अच्छे से करना है। हेस लॉ को आपने बहुत अच्छे से करना है। हेस लॉ के बारे में एक बार दोबारा बता देता हूं। हेस लॉ हमारे पास है कि अगर कोई रिएक्शन, कोई एक जो रिएक्शन है वो एक स्टेप में चाहे टेक्स प्लेस कर रही है, चाहे मल्टीपल स्टेप्स में टेक्स प्लेस कर रही है, उसका जो एंथैल्पी चेंज है वो बराबर रहेगा, वो इक्वल रहेगा, उसके अंदर कोई भी एंथैल्पी चेंज का लैग नहीं आएगा। जैसे ए से बी बन रहा है तो डेल्टा एच 1 है, ए से बी, ए से सी, डी, ई और बी, डेल्टा H2, डेल्टा H3, डेल्टा H4, डेल्टा H5, तो डेल्टा H1 इज इक्वल टू डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4 प्लस डेल्टा H5।
तो आज के लिए इतना ही था। आई होप सब बच्चों को ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुना होगा आई होप, और इसके नोट्स भी बनाए होंगे। थैंक यू सो मच।